हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम यूनिट 6 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रैंकली बहुत सिंपल टॉपिक इंडक्टेंस इसको समझेंगे। ट्रस्ट मी, ये आगे के चैप्टर्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है और आज के बाद इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरुआत एक बड़े अजीब से सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसमें इतना आलस क्यों है? हाँ, आलस। ऐसा क्यों लगता है कि ये थोड़ा जिद्दी है, अपनी मर्जी का मालिक है? मतलब सोचिए जरा, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं करंट को तो फट से 0 से फुल स्पीड पे आ जाना चाहिए ना, पर नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है। और जब स्विच ऑफ करते हैं तो उसे फट से 0 हो जाना चाहिए, लेकिन वहां भी वो थोड़ा टाइम लेता है। ऐसा लगता है जैसे इसको ना बदलाव पसंद ही नहीं है। ये हर चेंज को, हर बदलाव को रोकने की कोशिश करता है। पर सवाल वही है, आखिर क्यों? तो इस क्यों का जवाब एक सिंपल से शब्द में छिपा है और वो शब्द है इंडक्टेंस। और आई प्रॉमिस यू, इसको समझने का सबसे बेस्ट, सबसे आसान तरीका है बस ये मान लेना कि इंडक्टेंस और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया है। बस ये एक मास्टर एनालॉजी अगर दिमाग में बैठ गई ना, पूरा टॉपिक आई गारंटी यू क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सोचिए इसको ऐसे, हमारी नॉर्मल दुनिया में इनर्शिया मतलब मास, राइट? एक भारी ट्रेन को धक्का देकर स्टार्ट करना कितना मुश्किल है, और एक बार चल पड़ी तो उसे रोकना भी उतना ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया यानी मास बहुत ज्यादा है। अब आइए इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में, बिल्कुल सेम चीज। यहां इनर्शिया का काम करता है इंडक्टेंस, जिसे हम L से लिखते हैं। जिस सर्किट का इंडक्टेंस L ज्यादा होगा उसमें करंट को स्टार्ट करना भी उतना ही मुश्किल, और एक बार स्टार्ट हो गया तो उसे रोकना भी उतना ही मुश्किल। इट्स लिटरली द सेम कॉन्सेप्ट। और ये एनालॉजी यहां खत्म नहीं होती, ये और भी डीप है। देखिए स्क्रीन पर, जहां मैकेनिक्स में मास m है वहां इलेक्ट्रिसिटी में इंडक्टेंस L है, वहां वेलोसिटी v है, यहां उसकी जगह करंट I है। और सबसे अमेजिंग पार्ट, मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। और यहां इंडक्टर के अंदर स्टोर होने वाली मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ Li²। देख रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज। इट्स ब्यूटीफुल, इजंट इट? ओके, तो आइए, एनालॉजी से कॉन्सेप्ट का फील तो आ गया। अब बात करते हैं असली चीज की, यानी एग्जाम्स में क्या लिखना है। मार्क्स तो वहीं से मिलेंगे, राइट? तो अब हम देखेंगे एनसीईआरटी की ऑफिशियल डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज। पर घबराना नहीं है, हम इनको भी अपनी इनर्शिया वाली एनालॉजी से जोड़कर ही समझेंगे। इट विल बी इजी। ऑल राइट, सो एनसीईआरटी क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी कॉइल से जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, जिसे हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज यानी N∅B, वो उस कॉइल में फ्लो हो रहे करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल साफ बात है, करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है L, और यही L है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। ये उस कॉइल के इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का मेजरमेंट है। कितना आलस है उसमें, ये L बताता है। अच्छा, अब आते हैं मेन फॉर्मूले पर। यह फॉर्मूला तब काम करता है जब करंट बदल रहा हो, यानी जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt 0 ना हो। ऐसे में कॉइल के अंदर एक ईएमएफ यानी एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, और इसका फॉर्मूला है E = -L/di/dt। यहां इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को एक स्पेशल नाम दिया गया है, बैक ईएमएफ। क्यों? इस नेगेटिव साइन की वजह से। ये साइन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये ईएमएफ हमेशा उस बदलाव को अपोज करेगा जिसने उसे पैदा किया है। ये एक रेबल की तरह है। इसी से जुड़ा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें क्या होता है? सिंपल है, एक कॉइल में करंट बदला तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ने पास रखी दूसरी कॉइल को भी परेशान किया, और उस बेचारी दूसरी कॉइल में भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। बेसिकली एक का आलस दूसरे को भी अफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे एक घूमता हुआ गियर अपने पास रखे दूसरे गियर को भी घुमा देता है। ठीक है, ये सब तो अजीब लग रहा है ना। हम बार बार कह रहे हैं कॉइल अपोज करती है, कॉइल बदलाव को रोकती है, पर कैसे? आखिर एक तार के गुच्छे के अंदर, एक कॉइल के अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म चल रहा होता है? हाउ डज इट एक्चुअली डू इट? चलिए इसके पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर देखते हैं। ये पूरा एक चेन रिएक्शन है, एक डोमिनो इफेक्ट। स्टेप 1, मान लीजिए करंट ने बदलना शुरू किया। स्टेप 2, जैसे ही करंट बदला उसने अपने ही चारों तरफ एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स बना दिया। अब आते हैं पिक्चर में हमारे हीरो फैराडे। स्टेप 3, फैराडेज लॉ कहता है कि भाई जहां भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वहां एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस फ्लक्स ने उसी कॉइल के अंदर एक बैक ईएमएफ पैदा कर दिया। और फिर आते हैं विलेन, लेंज।
फाइनल स्टेप 4। लेंजेज लॉ कहता है कि ये जो बैक ईएमएफ है ना, ये इतना एहसान फरामोश है कि ये उसी चेंज को अपोज करेगा जिसने उसे बनाया है। और बस यही है इस आलसी करंट के पीछे का पूरा साइंस। ओके, बहुत थ्योरी हो गई। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा एक्शन में लाते हैं। चलिए एक बिल्कुल छोटू सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इससे फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में कॉन्क्रीट हो जाएगा। देखिए, प्रॉब्लम बहुत सीधा सा है। हमें दिया गया है कि करंट किस रेट से बदल रहा है, यानी di/dt, जो कि है 2 एम्पियर्स पर सेकेंड। और इस बदलाव की वजह से जो बैक ईएमएफ पैदा हुआ एप्सिलॉन, वो है -10 वोल्ट्स। सवाल है उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस यानी L कितना है। लेट्स फाइंड आउट। तो हमारा मास्टर फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू -L di/dt। ठीक है, हमें L निकालना है तो फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं। L हो जाएगा -एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय di/dt। अब बस वैल्यूज पुट करनी है। L इज इक्वल टू -10 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर्स पर सेकेंड। देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, और 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, तो आंसर आया 5। और इसकी यूनिट, इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट होती है हेनरी, इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी। इसे हम H से लिखते हैं, सो द फाइनल आंसर इज 5 हेनरी। सिंपल। देखा न्यूमेरिकल कितना आसान था। लेकिन इस टॉपिक में कुछ ऐसे साइलेंट किलर्स हैं, कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं और उनके सीधे साधे मार्क्स कट जाते हैं। चलिए इन ट्रैप से बचना सीखते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि इंडक्टर का काम ही है करंट को रोकना। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सही बात यह है कि अगर करंट कांस्टेंट है, स्टेडी है, बदल नहीं रहा, जैसे एक डीसी सर्किट में होता है, तो इंडक्टर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट बिहेव्स लाइक अ सिंपल वायर। इंडक्टर का रोल, उसका आलस सिर्फ और सिर्फ तब जागता है जब करंट बदल रहा हो, जब di/dt नॉन जीरो। तो इस गलती से बचने के लिए एक गोल्डन रूल, एक मंत्र बना लीजिए और इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए। नो चेंज, नो ऑपोजिशन। करंट में बदलाव नहीं तो इंडक्टर का विरोध भी नहीं। सिंपल एज दैट। ओके, तो अब टाइम है इस पूरे टॉपिक को आखिर में अच्छे से समराइज करने का। लेट्स कनेक्ट ऑल द डॉट्स। अब हम देखेंगे इसकी एक क्विक समरी, अ बिग पिक्चर, और ये भी कि ये चैप्टर के बाकी हिस्सों से कैसे लिंक होता है। और यहां है सबसे बड़ा कनेक्शन, द बिग रिवील। इंडक्टेंस असल में कोई नया लॉ है ही नहीं। सरप्राइज, ये तो बस फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन का ही एक स्पेशल केस है। सोचो, फैराडे ने क्या कहा था कि किसी भी लूप से फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहां बस हो ये रहा है कि कॉइल किसी दूसरे के फ्लक्स से नहीं, बल्कि अपने ही करंट के बदलने से पैदा हुए फ्लक्स पर रिएक्ट कर रही है। इट्स फैराडेज लॉ टॉकिंग टू इटसेल्फ। चलिए अब एग्जाम से ठीक पहले वाली क्विक रिविजन। 5 की पॉइंट्स बस। 1. इंडक्टेंस क्या है? द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2. ये करता क्या है? ओपोजेस एनी चेंज इन करंट, सिर्फ चेंज को। 3. की फॉर्मूला, बैक ईएमएफ इज एप्सिलॉन इक्वल्स टू -L di/dt। 4. एनर्जी कैसे स्टोर करता है? अपने मैग्नेटिक फील्ड में, और फॉर्मूला है U इज इक्वल्स टू हाफ Li²। एंड 5. यूनिट क्या है? हेनरी यानी H। बस इतना याद है तो यू आर सॉर्टेड। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। अगर इंडक्टेंस बदलाव का इतना बड़ा दुश्मन है, तो एसी सर्किट्स यानी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स आखिर काम कैसे करते हैं? वहां तो करंट बेचारा 1 सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन बदलता है, आगे पीछे आगे पीछे। इस हिसाब से तो इंडक्टर को उस सर्किट को चलने ही नहीं देना चाहिए। तो हाउ डू दे इवन वर्क? इस सवाल पर सोचना जरूर, क्योंकि इसका जवाब हमें सीधा ले जाएगा हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।